आज से हम लोग जो है बात शुरू करेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ जो बेहद रिक्वायरमेंट है उसकी बात बताऊंगी करना क्या है। एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है आपको। हो सकता है आप में से कई भाई लोग जो है आज रजिस्टर लेके ना हो, इसको लिखेंगे इनऑर्गेनिक या किसी और सब्जेक्ट में लिखेंगे, वो ठीक नहीं है, पूरा एक रजिस्टर होना चाहिए। सेकंड थिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल नंबर 3 एंड मॉड्यूल नंबर 6। हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो मॉड्यूल नंबर 3 से करेंगे। थर्ड बात, दो बातें समझ में आ गई। पहली बात जो थी वो थी रजिस्टर की, इसमें आप नोट्स बनाएंगे अपने प्रॉपर। दूसरी बात थी कि मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 6। तीसरी बात, मॉड्यूल 3 जो है दूसरे सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि आपको 12th पढ़ाकर फिर 11th पढ़ाया जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म है 12th के अंदर। तो उसको पढ़ाने के लिए 11th से कहानी शुरू करते हैं। तो 11th के पार्ट जो आपने पहले पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़े होंगे वो पूरा अगेन बताया जाएगा आपको। IUPAC हो गया या आइसोमेरिज्म हो गया, GOC1 हो गया, तो उनकी डिटेल्स आपको अगेन बताई जाएगी। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहले ऐसे कई लोग हो सकते हैं बोलेंगे हमें तो वो आता है, तो उनको बताना है कि भाई आपको जो आता है उसका प्रो वर्जन भी यहाँ बताया जाएगा, हाँ ये तो इसमें ऐसा होता है और ये चीज़ आगे काम अब क्या आएगी। दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि सर हमारा तो 11th खत्म ही था। मैक्सिमम यही आवाज आता है कि हाँ सर वो तो खत्म ही, भूल भुला गए। तो उसके लिए जो हम लोग IUPAC की या आइसोमेरिज्म या GOC1 की बात करेंगे, तो हम लोग अगेन जीरो से शुरू करके आसान से टफ की तरफ जाएंगे। तो बेसिक बेसिक बातें जो हैं, बुनियादी बातें आपको पता है, तो उनको हल्का सा रिवाइज करते हुए फिर हम लोग जो हैं उस तरह से करेंगे ताकि मॉड्यूल हो जाए, NCERT अपनी हो जाए, और स्पेशली 12th NCERT में जिसका बेहद रिक्वायरमेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए, वहां पर आपको फायदा हो। और सबसे लास्ट चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे खास रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे पूरा सारे क्वेश्चन में से फुल मार्क्स लेके आना है लेट से, तो उसके लिए बेहद छोटी सी रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपको रोज का रिवीजन रोज करना होता है। रोज का रिवीजन रोज नहीं कर पाते हैं लोग, इसलिए उनके नंबर कट जाते हैं। इन्फॉर्मेशन हैं, अगर इन्फॉर्मेशन आप याद नहीं रखेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो याद नहीं रहेगा। कैसे? आज पढ़ाऊंगा मैं, परसों पेपर है आपका, आपको पता है कि ऑर्गेनिक नहीं आएगा, आज छोड़ो हम मंडे को बात करेंगे। मंडे तक वो साफ हो जाएगा, चकदे फट्टे हो जाएगा फिर। तो इसलिए, क्योंकि तुम लोग, ये टेंडेंसी है। तो लास्ट ईयर इसी बैच में या इस जगह जिस रूम में बैठे हुए हो, इस रूम में कई बच्चे ऐसे थे जिनके अभी ढेरों बच्चों के नंबर जो हैं 650 का अराउंड है। और ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत कम नंबर से रुक गए। उनको हमने कई बार बोला कि भाई तुम रिवाइज कर लो अच्छे से। रिवीजन करोगे तो नंबर बहुत अच्छे आएंगे, इस बात की पूरी गारंटी वारंटी है। लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो कोई भी सेव नहीं कर पाएगा आपको। 11th का जो फर्स्ट टॉपिक है जिसकी हम लोग यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे वो है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। हेडिंग लगाइए आप लोग, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। बात नहीं करेंगे, अगर कोई डाउट है तो आप पूछें कि भाई इसमें ये है। नाउ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर जो फर्स्ट हेडिंग है या पहला जो टॉपिक है, इसमें जो सबसे पहला प्रश्न आता है वो आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो लिखा है मैंने, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेसिकली स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, तो डेफिनेशन जो है हम लोग को लिखे हैं, उससे पहले प्रश्न जो है व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोगों को कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आपने देख रखा है, सोचना है कि भाई कौन कौन सा कंपाउंड आपको पता है, इसको देखा है आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इसको देख रखा है लाइफ में आपने, सबको देख रखा है। जैसे एक एग्जांपल को बताओ। नेफ्थलीन,
एक मिनट रुको रुको, बस शक्लें ठर गई तुम्हारी। फिर है एल्कोहल देख रखा है और पी रखा है, बहुत ही बढ़िया। ये काम सही नहीं है। नाउ मैंने एक क्वेश्चन मेरे पूछा है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको देख रखा है, अल्कोहल तो है ही है, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बेसिकली जो है वॉशरूम में होती है ना, बॉल्स होती हैं अलमीरा में या फिर हमारे घरों के अंदर जो है आपका वो सूटकेस में रखते हैं उसको कपड़ों के अंदर, तो नेफ्थलीन की बॉल्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ ग्लूकोज देख रखा है, कहाँ देखा है? ग्लूकोन डी के अंदर, बहुत ही बढ़िया। एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है कि ग्लूकोज मिलता कहाँ है, तो बोलते हैं ग्लूकोन डी के अंदर मिलता है। क्वेश्चन तो भी ये होता है कि ग्लूकोज कहाँ मिलता है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन होता है कि उसका नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो उसका नेचुरल रिसोर्स होता है ग्रेप्स। ग्रेप्स में जो है ग्लूकोज मिलता है, उसी को बोलते हैं डेक्सट्रोज बोलते हैं। घरों में जो चीनी होती है, जो शुगर है, वो बेसिकली वो कैन शुगर है, वो सुक्रोज है। फ्रूट्स में जो मिलता है वो है फ्रक्टोज है। मिल्क में मिलता है वो आपका है लैक्टोज है। ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो दे आर वंडरफुल एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा कुछ और? डीजल, तुम एक बार बताओगे, मैं तुम्हें 10 बातें बताऊंगा। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी, ये सब के सब है बहुत बढ़िया जो है एल्केन है, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सीएनजी सुना है? एक कार्बन दो कार्बन का मिक्सचर है, मीथेन इथेन का मिक्सचर है। एलपीजी सुना है? 3 कार्बन एंड 4 कार्बन का मिक्सचर है, वो प्रोपेन ब्यूटेन का मिक्सचर है जो घरों में होती है हमारे। पेट्रोल, कार्बन 7 और कार्बन 8 की स्ट्रेट ब्रांच है, हेप्टेन ऑक्टेन का मिक्सचर है। डीजल जो होता है 11 कार्बन और 12 कार्बन का मिक्सचर है। केरोसिन जो है 13-14 का मिक्सचर है, एल्केन है वो सारी की सारी। ग्रीस भी आपका वो एल्केन है। दे आर वंडरफुल एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इसके अलावा, हाँ, पेपर सेलुलोज, जिस पेपर पे आप लिख रहे हो वो सेलुलोज है, सेलुलोज से बना हुआ है, तो ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल है। आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। प्रोटीन जो है बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड से बनता है, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड से बनता है, पेप्टाइड से अमीनो एसिड से बनते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी जो है आपकी वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक मटेरियल है। इन्होंने कहा आपका रबर, जितने भी पॉलीमर है इस दुनिया के अंदर, सब के सब जो है ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। ये जो आपका एयर कंडीशन की बॉडी, ये आपका प्रोजेक्टर की बॉडी, मोबाइल की आपकी जो पूरी जो कवर है वो पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल पॉलीमर है। ये प्लास्टिक की जो बॉडी आपका जो पानी की जो बॉटल्स हैं वो सब के सब पॉलीथीन है, ये सब पॉलीमर्स हैं। इवन दो ये स्विचेस जो हैं, जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं वो बेकेलाइट से बनते हैं, बेकेलाइट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये एशियन पेंट्स जो आपका पेंट दिख रहा है आपको, ये मत सोचना कि ये जो है आपका सिंपल कलर है, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जो कपड़े पहन रखे हैं आपने, चाहे वो पॉलिएस्टर के हो, नायलॉन के हो, कॉटन के हो, स्पोर्ट्स वियर हो, सारे के सारे जो है वो सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, पॉलीमर के पार्ट्स हैं। तो इसका मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों के चारों तरफ जिंदगी में देखा जाए तो आप देखेंगे कि एक आप ऑर्गेनिक वर्ल्ड में जीते हैं। जितनी भी मेडिसिन है 99% जो है सारी की सारी वो ऑर्गेनिक है। किसी भी मेडिकल स्टोर में आप जाएंगे, कोई भी आप ड्रग लेंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब आप एमबीबीएस करेंगे तो एक सब्जेक्ट आएगा मेडिसिन, उस मेडिसिन के अंदर पूरा ऑर्गेनिक पूरा कंपाउंड जो है आपके भरे हुए होंगे। एक हल्का सा सीएसटी एक जगह से दूसरी जगह लग जाएगा तो वो ड्रग जो होती है वो अलग इफेक्ट शो करेगी। इसलिए एमबीबीएस और प्रिपरेशन करने वाले आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एटलीस्ट कम से कम बेसिक पता होना चाहिए। जितनी बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी आगे चलकर मेडिसिन में आपको फायदा होगा। एनीवे, तो ये बात हम लोग क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? ये बात इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं आपको ये एहसास करा पाऊँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्क है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, मान लो जिस बेंच पे बैठे हैं वो आपके स्टील की है या आयरन की है, लोहे की है, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कोई कार्बन नहीं है। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है अगर आते हैं, वो सब कहलाते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन, दो शब्द हैं, हाइड्रो प्लस कार्बन, तो ये सब जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन दोनों के अलावा दूसरे एटम भी आ सकते हैं। किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन भी है,
कार्बन भी हैं और दूसरे एटम भी हैं, तो उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। दो शब्द हो गए, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन कार्बन ही हो। दूसरे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोजन भी हो, कार्बन भी हो, दूसरे एटम भी हो, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इन दोनों कंपाउंड को जॉइंटली या कलेक्टिवली बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या आपको ये बात समझ में आई? लिखें आप लोग, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स collectively called, collectively called as organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बोर्ड पर आप देखिए, मैं इसको फिलहाल कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसको और क्लियर करता हूँ। यहां से यहां तक के कंपाउंड, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है और यह बेंजीन है। इनमें आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो ये सब कंपाउंड जो है कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स 1 2 3, इन कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और दूसरे एटम भी हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। तो कार्बन भी, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और दूसरे एटम भी हैं, तो इन तीनों कंपाउंड को कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो इनमें क्या फर्क हुआ? हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में क्या फर्क, क्या डिफरेंस है? कि इसमें दूसरे एटम भी आते हैं, यहाँ पे दूसरे एटम नहीं आते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिनॉल। क्या नाम है इसका? ये आपको याद है ये? मैं वैसे इसका नाम लिख रहा हूँ, इसका एक और नाम है वो भी हम लिख रहे हैं, इसको आप लोग कॉपी करें। फिनॉल इसका नाम है, इसका एक और नाम है वो है कार्बोलिक एसिड। ये 12th एनसीईआरटी में गिवन है, कार्बोलिक एसिड। नो, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हाइब्रिडाइजेशन। मतलब क्वेश्चन की शुरुआत यहां से हम लोग करेंगे। देखिए ऐसा है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, किसने इसकी डिस्कवरी करी, ये सब जो है गणित जो है आपके इनऑर्गेनिक के अंदर है। अपने ऑर्गेनिक के अंदर तो केवल हमें बेसिक क्वेश्चन करने होते हैं। इस टॉपिक के 5 वेरिएशन जो है वो एग्जामिनेशन में पिछले 20 सालों में पूछे गए। इसके बाहर कुछ नहीं है। हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे, हम लोग ये बात जरूर करेंगे कि पिछले 20 सालों के अंदर या फिर 10 सालों में क्वेश्चन किस तरह से आए। यही अगर आप करते रहेंगे तो पूरा बहुत बढ़िया सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर होता है।
हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर को आपको सम करना होता है। अगर सम जो आएगा वो 2 आएगा तो sp होगा, 3 आएगा sp2 हो जाएगा, अगर 4 आएगा तो sp3 होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जामिनेशन में ये ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाएगा और वहां पे अंडरलाइन किया करेगा और वो बोलेगा कि जो अंडरलाइन एटम्स हैं इनका आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करें। फॉर्मूला क्या है? आवाज नहीं आई। सिग्मा प्लस लॉन पेयर। ना बच्चों बताओ कि इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? क्या 3 सिग्मा दिख रहे हैं ना? क्या लॉन पेयर है? क्या नहीं है, कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं होता है, तो सम क्या हो जाएगा? 3। 3 बोले तो sp2। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है ना? यहाँ पर क्या 4 है आपका? 0 है, वो हो जाएगा sp3, कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहाँ पर 2 + 0 हो जाएगा, तो ना ये क्या हो जाएगा sp, कोई दिक्कत नहीं। एक कंपाउंड, ये पहला क्वेश्चन तो बहुत सी बार पूछा गया है, हर 3 सालों के अंदर इसकी टेंडेंसी होती है आने की, ये क्वेश्चन ना। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा गया है। पहले नीट का पहले नाम जो था वो APMT हुआ करता था, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर तीनों आइटम्स का उसने पूछ लिया है सीक्वेंस से, बताओ कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहाँ पर अच्छा ये जो है, एक मिनट रुके, इसका नाम है एसिटिक एसिड। कभी खाया है इसको? जो आप बोलते हो विनेगर, नूडल्स में या चाउमीन में खाते हैं ना, विनेगर जो है आपका, विनेगर सिरका बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो यही है ना। इस कार्बन को अंडरलाइन अंडरलाइन किया है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? 3 + 0 होगा। अरे हाँ है ना? तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका? ये sp2, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर ना। यहाँ पर और यहाँ पर 2 आइटम्स हैं। यहाँ बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं अभी आपको? 2 दिख रहे हैं, लेकिन 2 जो हैं वो और भी होंगे, वो आपको मन की आंखों से देखने पड़ेंगे। कौन से आंखों से? 2 हाइड्रोजन भी यहाँ पर होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 दिखेंगे आपको, 2 नहीं दिखेंगे वो, लेकिन मन की आंखों से देखने होंगे। तो ना यहाँ पे सिंगल होंगे 4, 0 क्या हो जाएगा आपका? ये sp3 ना। ये वाला क्या आपका sp2 हो जाएगा ये ना? इसमें ये अभी फर्स्ट वेरिएशन चल रहा है कि आपको अंडरलाइन करके देगा वो, तो पहला वेरिएशन चल रहा है, उसके बाद और वेरिएशन की बात, कुल 5 वेरिएशन है ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर ना नाइट्रोजन जब भी आएगा उसके पास एक लोन पेयर होगा। जब कोई ऑक्सीजन आता है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं ना। जब कोई हेलोजन आएगा उसके पास 3 लोन पेयर होंगे। तो ना यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे 3 लोन पेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नाइट्रोजन है तो उसके पास अपना एक लोन पेयर तो होगा ही होगा ना। यहाँ पर क्या है इसके अंदर? 3 + 1, एक लोन पेयर भी तो होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है, 4 हो गया। 4 हो गया तो क्या बोलेंगे इसमें? sp3 ना। यहाँ पर सोच के बताओ, 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? यहाँ पर सरप्राइजिंगली लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, तो नौ यहाँ हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा sp2। क्यों काउंट नहीं किया यहाँ पर? क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ चला गया रेजोनेंस के अंदर, इसलिए। अब सुनो, यहाँ पे बहुत सारी बातें जो हैं क्लियर करता हूँ। ये जो फॉर्मूला है इसमें बच्चों ये लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर हमेशा लोकलाइज होना चाहिए। ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए बोलते हैं डीलोकलाइज। तो 2 शब्द आए, लोकलाइज डीलोकलाइज, सुनना है, अभी लिखना नहीं है। मेरी पूरी क्लास में एक बच्चा अपनी जगह बैठा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि पूरी क्लास में ये अपनी जगह बैठा हुआ स्टैटिक है, लोकलाइज है, कहीं मूव नहीं कर रहा है, लोकलाइज्ड है। लेकिन दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा पूरी क्लास में जो है जंप कर रहा है, यहाँ से यहाँ बैठ रहा है, कभी यहाँ से यहाँ जा रहा है, कभी जा रहा है पीछे, कभी इधर उधर जा रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये लगातार मूव कर रहा है, इसको हम बोलेंगे ये डीलोकलाइज है। क्या है? ये लोन पे लोकलाइज्ड है, इसको काउंट करते हैं। ये लोन पे डीलोकलाइज है, इसको काउंट नहीं करते कि मूव कर रहा है, इसीलिए डीलोकलाइज लोन पे कभी भी हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अब करना क्या है? अच्छा, किसी को ये नहीं पता कि रेजोनेंस क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस हो रहा नहीं हो रहा है? तो GOC1 में इसको पूरा पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डीलोकलाइज लोन पे या -4 जो भी होगा उसको कभी हम लोग काउंट नहीं करते हैं। आप ये जो मैंने बात बोली मैं लिखवाता हूँ, आप नंबर 5 तक इसको लिखें और फिर मैं यहाँ पर नोट में लिखवा रहा हूँ उसको आपको।
सर कैसे देख रहे हैं पाई बॉन्ड? डबल बॉन्ड होगा तो sp2 होगा ना, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी sp2 होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं है ना। तो आंखों का धोखा हो सकता है। फॉर्मूले से चलो एक बार, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मैं लिखूंगा नोट को, जो मैंने बात बोली हूँ मैं लिखवाऊंगा, इसको एक बार कॉपी करो आप लोग। जो बच्चे ऑनलाइन हैं क्या वॉइस क्लियर है? ओके। नोट लिखा है मैंने, डी लोकलाइज लॉन पेयर और डी लोकलाइज माइनस चार्ज नेवर काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये जो नंबर 5 एग्जांपल दिया है उसको लेकर एक नंबर 6 एग्जांपल और करते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो। CH3, CH2, NH2, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका NH2। यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, देखो सभी लोग, नंबर 5 पॉइंट है ना, उसको मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये कंपाउंड, दोनों कंपाउंड आपको दिख रहे हैं? कुछ डिफरेंस है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड है। यहाँ पर हमें इसका हमें काउंट करना है। तो इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं हमें, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। एक लोन पे जो है जगमग जगमग कर रहा है, तो 9 हो गया आपका, 3+1 हो गया 4 हो गया, होगा sp3 हो गया। ठीक है, नो यहाँ लोन पेयर है, ये इस लोन पे इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो नो वो यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड जाएगा आगे जाएगा, तो ये मूव कर रहा है। अब ये मूव कर रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये डीलोकलाइज है। तो नो 3 इसमें हो गया, ये 0 आएगा, तो नो ये आपका हो जाएगा sp2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो 5, जो नंबर 5 अपन ने एग्जाम्पल लिखा, जो नोट लिखा, उसको अगेन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब कुछ और तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको आप लोग लिखें, करते हैं उसको हम लोग। जी हाँ।
कौन सा वाला, ये वाला? ये माइनस चार्ज आएगा तो इसकी बात कर रहे हो आप? तो माइनस चार्ज जो आएगा वो भी तो डी लोकलाइज होगा, उसको भी काउंट नहीं करेंगे, वो भी आपका sp2 होगा। ये आपका sp2 का sp2 रहेगा, ये आपका sp2 का sp2 ही रहेगा, क्योंकि आप डायग्राम बनाएंगे ना। तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, वो भी तो घूम के वापस अगेन चला जाएगा, तो काउंट तभी मैंने लिखा है डी लोकलाइज माइनस चार्ज। हाँ, जब कोई रेजोनेंस होगा तो भी होगा। अब रेजोनेंस कहाँ कहाँ होगा उसकी चर्चा हम लोग GOC1 में करेंगे। यहाँ तो बहुत सिंपल सी बात है कि लोकलाइज डी लोकलाइज लॉन पेयर में से केवल लोकलाइज लॉन पेयर को ही हम लोग रेजोनेंस अपने हाइब्रिडेशन में काउंट करते हैं, दैट्स ऑल। नाउ आपके सामने एक और क्वेश्चन में लिखा है, इस क्वेश्चन को मैं डिफाइन करूं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं पहले तो। इधर इधर सभी लोग देखो, नंबर 1 से लगाकर नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन में अंडरलाइन किया गया है। तो पहला वेरिएशन है ये कि हाइब्रिडेशन के अंदर आपको डायग्राम देगा और अंडरलाइन लगा लगा पूछेगा, ठीक है। सेकंड वेरिएशन यहाँ से शुरू होता है कि आपको माइनस चार्ज या लोन पेयर वो देगा और पूछेगा उनका ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो समझाता हूँ कैसे, एग्जांपल दे रहा हूँ पहले तो मैं आपको। अमोनिया, अमोनिया का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है। क्वेश्चन को घुमा के पूछे, क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा कि अमोनिया में जो लॉन पेयर होता है वो कौन से कमरे में रहता है, कौन से ऑर्बिटल में रहता है, ये उसने घुमा के पूछा है। तो उसका भी आंसर यही होगा कि ये लॉन पेयर जो होगा वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम है। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे वो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछे या ये माइनस चार्ज का अगर हाइब्रिडेशन पूछे, दोनों का मतलब सेम होगा। ये नीट में आ रखा है क्वेश्चन है, कई लोग इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही जो है वो आपको क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो ये माइनस चार्ज का, अगर माइनस चार्ज अपने आप में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लॉन पेयर की तरह ट्रीट होता है। माइनस चार्ज और लॉन पेयर दोनों जो है वो सेम तरह के होते हैं। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस कार्बन में आपको कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? तो हमने बोला सिग्मा बॉन्ड एक है। क्या यहाँ पे लोन पेयर है? ये माइनस चार्ज को ही लोन पेयर काउंट करते हैं, तो 9 हो गया, आपका होगा 2, 2 हो गया तो मतलब क्या होगा, sp। तो हम बोलेंगे ये इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है और ये माइनस चार्ज sp नाम के हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो रहता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो सेकंड वेरिएशन जो है उसमें ये है कि आपको कई बार वो हाइब्रिडेशन ना पूछ के पूछ लेगा कि वो लोन पे या माइनस चार्ज कौन से ऑर्बिटल्स में है। क्या आपको ये समझ में आया? लिखें इसको आप लोग। थर्ड वेरिएशन नंबर 8 पॉइंट, ये भी नीट में आ चुका है। इसके अंदर कुछ नहीं किया, उसने क्या किया, 2 इन्फॉर्मेशन को एक साथ पूछा है। ये तीसरा वेरिएशन है। वो क्या है वो क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसको आप लोग अटेम्प्ट करें एक बार। 2 इन्फॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन पूछा गया है, अब वो किस तरह से पूछा गया है देख लेते हैं।
पहला वेरिएशन यहाँ पे खत्म हो गया था, सेकंड वेरिएशन पूछा था उसने। तीसरा वेरिएशन ये है कि वो हाइब्रिडेशन ना पूछकर कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 2 या 3 इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तीसरा वेरिएशन यहाँ से आया है। नाउ टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं, कंफर्म हो? 6 इसके अंदर है, 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल sp2 कार्बन, बेंजीन के सारे कार्बन जो हैं वो सब sp2 हैं। नो ये कार्बन भी sp2 है, तो नो इसके अंदर आपका आंसर आपका आ गया 7। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही हर साल जो है वो आते हैं। नो ये क्वेश्चन जो आया है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्लेनर, तो हमें ये पता होना चाहिए वो ये है कि sp3 कार्बन नेवर बी प्लेनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्योंकि उसका शेप जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल होता है। तो ये अगर हमें पता है कि sp3 कार्बन अगर कभी भी आएगा, sp3 कार्बन कभी भी आ गया किसी मॉलिक्यूल में आ गया, वो मॉलिक्यूल कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता है। यहाँ पर सब के सब कार्बन sp3 हैं, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे कार्बन sp3 हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पर कितने एटम ऐसे हैं जो sp3 हैं, नंबर बताओ। क्या 12 हैं? बस, ये नहीं हो सकता। एक भी sp3 एटम आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ना ये आपके सबके सब sp2 हैं, प्लेनर होगा ये। यहाँ पर ये देखो, ये sp कार्बन, ये sp कार्बन, ये sp2, ये sp2, लेकिन ये दोनों sp3 हो गए। sp3 कार्बन एक भी आ गया मामला लोचा हो जाएगा वहां पे। इट नेवर बी प्लेनर, तो ये आपका प्लेनर नहीं हो सकता। इसका आंसर जो आपका ये रहेगा। क्या आपको यहाँ तक बात की हुई? पांचवा वेरिएशन अभी तक पीएमडी या नीट में नहीं आया है, लेकिन इसका जिक्र एम्स में हो चुका है। तो फिफ्थ एंड लास्ट वेरिएशन ऑफ हाइब्रिडेशन को बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखा है मैंने बीक्यू। बीक्यू का मतलब होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन का मतलब है दिमाग की बत्ती जलाए। क्या मतलब है? अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो बीक्यू है, थोड़ा सा ध्यान से उसको करना कि पूछा क्या गया है। करें इसको।
जो लास्ट क्वेश्चन है BQ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, इसका आंसर sp कार्बन sp एंगल कितने होंगे यहाँ पर? 2 6 6 वाले कितने हैं? 2 वाले कितने हैं? ओके, जिनको चमक ही नहीं रहा क्वेश्चन, वो कितने हैं? इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है? एक कम ये चाइनीज में लिखा हुआ है क्या? इस पूरे एग्जांपल में हमें sp2 एंगल कितने हैं वो पता करने हैं, नंबर पता करने हैं। और sp एंगल मतलब होता है 180 का एंगल, sp2 का मतलब होता है 120 डिग्री का एंगल। अगर sp3 एंगल बोलते हैं कितना एंगल होता? 109 का एंगल। तभी मैंने लिखा है कि कई लोग, कुछ लोग कर लेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, तभी मैंने लिखा हो, समझाऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में अभी तक आया नहीं, एम्स में आ रखा है। ऐसे क्वेश्चन अगर उसका दिमाग खराब हो या फिर वो पेपर को टफ करना चाहे, तो हाइब्रिडेशंस के अंदर ये वेरिएशन दे सकता है जहां पे वो एंगल की बात कर लेगा। जब आपको एंगल की बात करें तो कई कतई चिंता की बात नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो। अच्छा बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? ये क्या है? sp2 का शेप क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप इस कार्बन को ऐसे बनाओगे, ऐसे। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, दिख रहा है आपको? तो ये कार्बन है, ये लिखा है H, लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है H, लिखा यहाँ लिखा कार्बन, ये कार्बन। अब इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी बनाओ, हमने बनाई, हमने ये बनाया, ट्रायगोनल प्लेन बनाया। ऐसा क्यों बनाया मैंने डायग्राम? क्योंकि ये sp2 है, क्या है ये? ना यहाँ लगाया, लेट्स मैंने H लगाया ना, ये पाई बॉन्ड तो है, वो तो लिख लिया मैंने, पाई बॉन्ड का कोई लेना ही नहीं है क्योंकि वो आपका हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करते ही नहीं है ना। अब ये CS2, ये CS2 जो है वो है sp3 है, क्या है? sp3 के अंदर 2 वैलेंसी जो है वो प्लेन में रहती है, और रिमेनिंग 2 वैलेंसी जो है वो आपका वो डैश में रहती है। तो ना, यहाँ पर मैंने लिखा है इसको ऐसे, ये H लिखा है, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर ये लिखा है मैंने, एक वेज में है एक डैश में। वेज डैश पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बकायदा मॉडल से बताऊंगा जब हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। ना, ये कार्बन कौन सा है? sp कार्बन जो होता है बेंट होता है ना, तो लीनियर होता है ना। तो ये कार्बन जो होगा वो लीनियर होगा, ये बॉन्ड, ये कार्बन भी sp है, तो ये लीनियर होगा, तो ये लीनियर होगा, तो ना ये लिखा H। कोई दिक्कत तो नहीं? इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? तो ना, एक पाई बॉन्ड ये बनाया हमने, एक पाई बॉन्ड ये बनाया, कोई दिक्कत तो नहीं? इसका डायग्राम हमने यहाँ बना दिया है। कैसे बनाया, क्यों बनाया, तो मैं पूरा बताया कि हमने इस तरह वजह से बनाया। देखते हैं अब यहाँ पर, ये एंगल क्या sp2 है? क्या ये एंगल sp2 है? क्या ये sp2 है? क्या ये भी sp2 है? ये भी है और ये भी है, अरे हाँ है ना। कितने हो गए बताओ बच्चों? क्या 6 हो गए ना? sp एंगल कितने हैं? ये यही तो है। अरे नीचे वाले तो सेम ही तो हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका एंगल होंगे, रुको रुको, 2 ही होंगे। 4 क्यों नहीं होगा? ये क्यों काउंट नहीं किया हमने? हाँ, समझाता हूँ विद लॉजिक। आपने कभी BF3 का मॉलिक्यूलर सुना है? BF3 का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 होता है। लेट से मैंने कहा A हो गया, ये B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका C हो गया। इसमें कुल कितने sp2 एंगल होंगे? आपको लिखना नहीं, समझना है। क्या 3 होंगे? कैसे? A और B के बीच में, B और C के बीच में, और A और C के बीच में। अरे हाँ है ना। क्या कोई रिपीट हुआ क्या? नहीं रिपीट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है sp होता है, लीनियर होता है। अरे हाँ है ना। ना, मैंने लिखा A और ये लिखा मैंने B, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या ये sp है? अरे हाँ है ना। अब मैं पूछूं आपसे, sp एंगल कितने होंगे? 2 होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 2 होंगे ना, बोलो हाँ यस। एक ही होगा, दूसरा क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि A और B के बीच में एंगल एक है, तो B और A हो, बात तो रिपीट हो रही है ना। तो sp जो भी सेंटर होता है, तो उसमें आप एक ही बार वाला काउंट करेंगे, नीचे वाला तो सेम एटम के बीच में तो सेम ही तो हो गया एंगल, तो इसलिए यहाँ पर ये एंगल ही होगा, नीचे वाला एंगल नहीं होगा, रिपीट हो जाएगा, इसलिए आपका sp एंगल इस कंपाउंड में 2 ही होंगे। क्या आपको ये बात चमकी? चिपकाओ इसको।
मयूरेश, देखिए ऐसा है, 9th एग्जाम्पल में किसी भी एटम के पास, किसी मॉलिक्यूल के पास में अगर sp3 एटम होता है, sp3 एटम कभी भी प्लेनर नहीं होता है। तो नंबर 9 के अंदर पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल में सब में sp3 एटम्स थे, इसी वजह से वो प्लेनर नहीं हो सकते हैं। तो थर्ड इसका आंसर आएगा, क्योंकि उसमें सबके सब ये आपका sp3 एटम्स हैं, यहाँ पे sp3 एटम्स हैं, यहाँ पे sp3 एटम्स हैं, यहाँ पे भी sp3 एटम्स हैं, यहाँ पे सारे के सारे एटम्स जो हैं वो sp2 हैं, तो प्लेनर हो जाएंगे, क्योंकि sp2 जो होते हैं वो होते हैं ट्रायगोनल प्लेनर होते हैं। जी, कोई अंतर नहीं है, को प्लेनर बोले या बोले प्लेनर, सारे सबका मतलब सेम है। इसका मतलब होता है को प्लेनर का मतलब सारे एटम एक प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो, दैट इज नॉन एज को प्लेनरिटी या फिर प्लेनरिटी, ये मतलब है। तो पहला हेडिंग अपना खत्म हुआ। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जितने 5 वेरिएशन बन सकते हैं, टोटल हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है, जो बनता है वो यहीं से घुमा फिरा के यहीं से बनता है। नेक्स्ट जो हेडिंग है बच्चों वो है डिग्री। डिग्री के अंदर बुकिश लैंग्वेज है वो मैंने लिख दी है, कैसे याद रखना है वो उसको देसी तरीके से समझाता हूँ। कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों की अपनी डिग्री होती है। कार्बन और नाइट्रोजन की अपनी डिग्री होती है। एक कार्बन जितने कार्बन से अटैच्ड है वो उसकी डिग्री है। इधर इधर, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो हम बोलेंगे ये प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से अटैच, हम बोलेंगे ये 2 डिग्री कार्बन है। कोई दिक्कत नहीं। सेम नाइट्रोजन के साथ भी यही है कि जब कोई नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच होता है वो इसकी डिग्री होती है। एक नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है, हम बोलेंगे 3 डिग्री नाइट्रोजन होगा। लिखा है टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कार्बन। आपको ये समझ में आया? एच और ओ एक्स, इन तीनों की अपनी कोई डिग्री नहीं होती है। ये अपनी डिग्री के लिए कनेक्टेड कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करते हैं। ये बुकिश लैंग्वेज है, इसको समझा रहा हूँ देसी देसी तरीके से। बायो में सुना होगा आपने पैरासाइट्स, ये तीनों पैरासाइट्स हैं। क्या है? ये तीनों अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये पास वाले कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करेंगे, उससे ही खाना जो है ये जो है लेंगे। अगर इनके पास वाला कार्बन पिज्जा खा रहा है तो ये भी पिज्जा खाएंगे, अगर वो छोले भटूरे खा रहा है तो ये भी छोले भटूरे खाएंगे। मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। किस पर डिपेंड करेंगे? पास वाले कार्बन पर डिपेंड करेंगे। उसकी जो डिग्री होगी वही इसकी डिग्री हो जाएगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन अगर 2 डिग्री कार्बन पर चिपका हुआ है तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2 डिग्री। अगर ये हाइड्रोजन अगर सपोज लेट से किसी 3 डिग्री कार्बन से हो तो भी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 डिग्री। ये जो ऑक्सीजन जो लिखा गया है ना, ये अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है, OH वाला है, ईथर वाला नहीं है। तो ऑक्सीजन अल्कोहल की डिग्री निकालने के लिए भी वही फंडा है कि ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से लगा होगा उसकी जो डिग्री होगी वही OH की डिग्री हो जाएगी यहाँ पर। ये X मतलब हेलोजन, हेलोजन की भी अपनी डिग्री नहीं होती है, वो पैरासाइट होता है। इनका देसी नाम क्या है सबका? पैरासाइट। बोलो एक बार। ये तीनों पैरासाइट्स हैं, इनकी कोई डिग्री नहीं होती। ये नजदीकतम जो कार्बन है उसकी जो डिग्री होगी वो इनकी डिग्री हो जाएगी। ये ऑक्सीजन जो लिखा गया वो अल्कोहल के लिए लिखा गया है। पहला एग्जाम्पल, उसके बाद सारे एग्जाम्पल आप लोग करेंगे। इधर देखें, इस कार्बन की डिग्री क्या है यहाँ पर ना? ये वाला ये कार्बन बताओ, क्या ये 4 डिग्री है ना? इस कार्बन की डिग्री, अरे बताओ कोई, क्या 3 डिग्री है ना? इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री। ना सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं वो यहाँ पर। बताओ डिग्री 0 होगा या 1 होगा? देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर को मैंने बताया नहीं अभी तक। क्वेश्चन ऐसा था, ये डायग्राम दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा 1 डिग्री कार्बन बताओ टोटल कितने होंगे। तो कई लोग इसको जब 0 मानेंगे तो उनका आंसर अलग आएगा, जो लोग उसको 1 मानेंगे उनका आंसर अलग जाएगा। तो सही आंसर देखते हैं,
11th की एनसीईआरटी एल्केन के चैप्टर में लिखती है, फिजिकल प्रॉपर्टी के नीचे लिखी लाइन लिखी हुई बहुत क्लियर कट, कि जब कोई कार्बन किसी और कार्बन से कनेक्ट ना हो तो भी उसकी डिग्री 1 एज्यूम की जाती है। तो ये डिग्री, ये यहाँ पर डिग्री जो है आपका 1 डिग्री होगा। मतलब इसका मतलब हुआ किसी कार्बन की डिग्री 0 नहीं हो सकती एज पर एनसीईआरटी। क्या आपको ये समझ में आया? तो इसका मतलब हुआ कि ये भी 1 डिग्री ही अज्यूम किया जाएगा, जब कोई कार्बन किसी और कार्बन से कनेक्ट ना हो तो भी उसकी डिग्री 1 अज्यूम की जाती है ना। इधर देखो, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? क्या 6 है? 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? है ही नहीं। 3 डिग्री कार्बन है क्या यहाँ पर? 1। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 है क्या यहाँ पर? ना, क्वेश्चन चेंज करते हैं। 1 डिग्री एच कितने होंगे बताओ? 6 होंगे, 9 होंगे, 14 होंगे, 15 होंगे, चलो 17 होंगे। अभी रुकते हैं, अभी तो रुको ना, अभी कहानी वो जाके आगे। अभी तुमने 6 से 9 हुए, 9 से 14 हुए, 15 हुए। कुछ देर बाद में 200 भी हो जाएंगे। क्या 17 है क्या? नो, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन है ही नहीं। 3 डिग्री हाइड्रोजन 1। 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चिपकाओ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। जी। जी। हाँ। कौन से? 2 कार्बन से? ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। 1 मिनट रुके ना, हाँ ये ऐसा कर लें। हाँ, तभी मैंने कहा ईथर का ऑक्सीजन नहीं है। मैंने अभी बार बार 2 बार कहा था कि ये ऑक्सीजन जो लिखा गया है वो OH के लिए आएगा, एल्कोहल के लिए आएगा। ईथर की डिग्री नहीं हो सकती है, अल्कोहल की डिग्री हो सकती है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत ले। नंबर सेकंड एग्जांपल में हर कंपाउंड के नीचे लिखा है मैंने ये अमाइन है, तो आपको नाइट्रोजन की डिग्री बतानी है। एल्कोहल है तो OH की डिग्री बतानी है, मतलब ओ ऑक्सीजन की डिग्री बतानी है। ब्रोमीन की डिग्री बतानी है, अमाइंस में नाइट्रोजन की डिग्री बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करें इसको।
सॉरी, इसमें ये स्ट्रक्चर है, इसमें आपको अमाइंस की डिग्री पता करनी है। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है उसकी डिग्री क्या होगी, सोच लो। क्या ये 1 डिग्री है? नाइट्रोजन की अपनी डिग्री होती है क्या? हाँ होती है। नो, एल्कोहल की डिग्री पता करनी है, ऑक्सीजन की अपनी डिग्री नहीं होती है। ये ऑक्सीजन जो है नेबरिंग कार्बन पर डिपेंड करेगा। तो इसकी डिग्री क्या है? 3। तो नाउ ये आपका एल्कोहल जो हो जाएगा वो होगा 3 डिग्री एल्कोहल होगा। नाउ अगेन ये ब्रोमाइड है, ये कंपाउंड ब्रोमाइड है, ब्रोमीन की डिग्री नहीं होती है, ये कार्बन डिपेंड करेगा। तो नाउ इसकी डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री ब्रोमाइड है, टर्शरी ब्रोमाइड है ये। नाउ ये अमाइंस है। नाउ नाइट्रोजन आया है, इसकी डिग्री क्या होगी? कैसे बोला आपने? ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो लिखा है देखो यहाँ पर कि अगर डिग्री ऑफ नाइट्रोजन पता करनी है तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कार्बन देखने हैं आपको। तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए हमने बोला यहाँ पर इसकी डिग्री 2 डिग्री होगा। 1 डिग्री, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? तो ना ये आपका प्राइमरी अमाइन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। दो बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको सिखाया है। यहाँ से कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नंबर 3 क्वेश्चन करें आप लोग। उसको समझाता हूँ मैं। और सोच 5 भी आ सकते हैं। तुमसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तुम अपनी हाथ स्वीकार कर लो आज। क्या क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों से? आंसर क्या आया? 4 आया। आंसर तुम्हारा 4 इसलिए आ रहा है कि तुम्हारा बगल वाला बच्चे का भी जो है 4 आ रहा है। 3 आ रहा है ना? क्या फ्रैक्शन में आ सकता है? 2.5 आ सकता है? नहीं। 5 भी आएगा। ऐसे एक काम करते हैं, सबका देख लेते हैं ताकि जो है डाउट्स भी क्लियर हो जाए और फिर यहाँ पे जो है क्लियर हो जाए। इसकी डिग्री क्या होगी? इधर देखो, यहाँ क्या होगी? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 होगी नहीं वाली। चलते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर, यहाँ पर ऊपर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 3, 2 डिग्री होगा। ना बीच वाला कार्बन 3 3, ये बीच वाला कार्बन जिसको मार्कर रखा हुआ ये 2 कार्बन से अटैच है, तो ना आपका ये 2 डिग्री होगा। ना ये वाला 0 0, 1 डिग्री। ना ये वाला कार्बन 1 डिग्री है। तो ना ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ और ये कार्बन हुआ, तो कुल मिला के जो है आपका 4 ही है। इसका आंसर आपका आएगा 4।
क्या आपको लगता है आपके बगल में जो बैठा है उसको ये चमक रहा होगा? नहीं चमक पाए, इसको नहीं चमका, उसको चमकाओ। क्या उसको आपने चमकाया? क्या उसको अब चमक में चमका, चमक गया उसको अब? अभी भी डाउट है उसको? वेरी गुड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नो, एक मिनट रुको। आपको बेसिक क्वेश्चन चाहिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी चाहिए? हाँ, ताकि आपका लेवल जो है बिल्डअप हो। क्वेश्चन कैसे आपके आ रहे हैं? इस साल 7th में को नीट का पेपर था, उसमें इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया, उसको क्वेश्चन को भी करते हैं। लेकिन उससे पहले, ये कंपाउंड जो है वो टोलुइन है। इसमें 4 बातें पूछी गई हैं। टोटल प्राइमरी एच, सेकेंडरी एच, टर्शरी एच और टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं आपको। करिए कैलकुलेट। गलत है। पहले तो नंबर 6 को मैं लिखा नहीं है अभी तक, तो आप नंबर 5 नंबर 4 की बात करते हैं, फिर अपन 5 6 की बात करेंगे। पहले इधर देखते हैं, इसको सॉल्व करो। 0। मैंने कहा था मन की आंखों से देखना है, क्या करना है? मन की आंखों से देखोगे तो यहाँ पे आपको एच भी दिखाई देंगे। अरे हाँ, है ना? कौन सी आंखों से देखना है आपको? तो पहली बात तो यहाँ पे इधर देखो, बेंजीन जो है, बेंजीन के 6 बॉन्ड तो है ही हैं। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी 6 बॉन्ड बेंजीन के हैं। इधर ये वाले, ये जो बनाया 1 2 3 4, दिख रहा है आपको ये? कोई दिक्कत नहीं? फिर 1 2 3 4 5, 5 और बॉन्ड है ये, जो कि मन की आंखों से देखे आपने। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उसके बाद फिर तीन जो है, 4 बॉन्ड ऊपर भी हैं, 1 2 3। अरे हाँ ना, 1 2 3 4। तो आपका ये आपका 5 4 कितना हो गया? आपका 15 हो गया। एग्जामिनेशन के अंदर ये बॉन्ड नजर नहीं आते। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट जो है, यहाँ पर नंबर 5, फिनोल का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है? पता है क्या? ठीक है। नहीं, मैंने कहा ना तुम्हें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसको इसको समझा क्या है? दो दो बॉन्ड बना रहा है, देखिए। हम्म, तेरा मन डबल डबल बहुत चीज देख रहा है भाई। तो दो एच दिख रहा है तेरे को? यहाँ पे टर्सरी एच होना चाहिए था ना, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था भाई।
यहाँ पर भी तो एक होना चाहिए था ना। यहाँ पे पाई बॉन्ड भी तो है। तुमने अगर यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तुमने यहाँ पे एच और लगाया है, तो तुम्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ऐसी गलती मत करो, यहाँ पे एच कैसे आ सकता है। भाई तुम्हें एक मिनट रुको। अगर ये क्वेश्चन तुमसे उखड़ गया हो तो फिर इधर करो। और यहीं जो है मामला गड़बड़ है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, चकदे फट्टे हो जाएगा आगे। और तेरे को मैं कह रहा हूँ कि मन की आंखों से देखना है, इसने क्या किया देखो, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। इसने जो है पहले तो ये बनाया, फिर इसको जो है बॉन्ड ये दिख रहे हैं ये। मैं कह रहा हूँ ये दिख रहा है, कह रहा इसने फिर क्या हुआ, यहाँ पे एच देखे नहीं, मैंने कहा मन की आंखों से देख, तो इसके मन जो है डबल डबल देख रहा है। तो वो कह रहा है ऐसे दो दो एच दिख रहे हैं इसको। घटिया। भाई यहाँ पर बॉन्ड भी तो होंगे नीचे, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है क्या यहाँ पर। ना यहाँ एच हुए ऐसा, ये है फिनोल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो है आपके, वो फिलहाल 6 हैं, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 6 ना। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड ये आपका जो है, जो आपके आपने देखे। और ऊपर 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ना ये आपका रहा है, तो कितना आपका आ गए 13। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो रही है। इस साल 7 मई को जो नीट का पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन क्या आया है देखो। टोटल पाई बॉन्ड्स, सो सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड लोन पेयर इन पायरिडीन। अगर पायरिडीन का अगर स्ट्रक्चर पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर ये नहीं पता है तो ये क्वेश्चन जहर है। क्या है ये, जहर। क्या आपको इसका स्ट्रक्चर पता है। हम्म। इनको नहीं पता है, रेज योर हैंड ईमानदारी से। पूरी क्लास को तो नहीं पता है। इसका डायग्राम जो होता है वो ऐसा होता है। ये डायग्राम है। भाई डायग्राम बना दिया, अब तो देख के बताओ। क्या क्वेश्चन हो गया। कितने सिग्मा है। देखो क्वेश्चन इस साल जो क्वेश्चन है वो तो लिखा है, इसमें और क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैं लिखूंगा अभी। कितने सिग्मा है बच्चों बताओ। क्या 11 सिग्मा है। बिल्कुल सही है। कितने पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड है। लॉन पेयर कितने हैं? एक लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है ना यहाँ पर। अब कई लोग जो है बनेंगे यहाँ पे साइंटिस्ट, वो बोलेंगे यहाँ पे ये डी लोकलाइज है, लोकलाइज। ओ भाई डी लोकलाइज हो या फिर डी अब लोकलाइज हो, लॉन पेयर ही तो रहेगा। तो ये लॉन पेयर तो अभी जिंदा है ना यहाँ पर, तो वो लॉन पेयर तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो रेजोनेंस में जाए या ना जाए। वो आपको यहाँ पे हाइब्रिडेशन नहीं पूछ रहा है। वो यहाँ पे कह रहा है लॉन पेयर है या नहीं है, तो हाँ एक लॉन पेयर है, काम खत्म। क्या आपको ये समझ में आया। ये क्वेश्चन आसान कब है, जब स्ट्रक्चर पता हो। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। समझ में आपको आ रहा है। अब इसमें मैं एक और वेरिएशन कर रहा हूँ इधर। इधर बोर्ड पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे। अभी देखो यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि इसके अंदर क्वेश्चन आपका आ जाए कि 1 डिग्री एच कितने होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। पहले बोला 0, फिर बोला ओ एम आई में तुम भर चुके हो, वो गलत हो चुका है, चकदे फटे हो चुका है। आंसर होगा 2। नाउ 2 डिग्री एच कितने होंगे। कितने होंगे 3। जिन लोगों को नहीं आया है
तो ये 6 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, ये 6 तो ये हो गए। फिर नाउ मन की आंखों से देखोगे तो नाउ यहाँ पर एच भी दिखेंगे आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपके जो हैं 6 + 5 11 हो जाएंगे, ठीक है। इस कार्बन ये आपका एच लगा हुआ है, ठीक है ना, ये तुम्हारा वो फुफ्फा नहीं लगता है कि वो एच बना बना के तुम्हें देगा। एच बनाने होंगे भाई। नहीं, वेरी गुड। तू तो दो दो एच बनाएगा यहाँ पर। ना बात करते हैं यहाँ पर, इस कार्बन, नाउ कम टू द पॉइंट, इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री होगा। नाउ इसकी डिग्री, नाउ ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, नाउ ये वाला, नाउ ये वाला, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 1 डिग्री कार्बन से लगे हुए ये दोनों एच जो होंगे वो भी प्राइमरी एच होंगे, 1 डिग्री एच होंगे, तो दो हैं। नाउ ये तीनों एच जो हैं वो 2 डिग्री कार्बन से लगे हुए हैं, तो उनकी डिग्री भी ऑटोमेटिक 2 डिग्री हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चमका होगा आपको। लिखो इसको, आज का लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। क्लासिफिकेशन है, टेबल है बना रहे हैं, इसको आप बनाइए। क्लासिफिकेशन की एक टेबल है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है उसको फिलहाल डायग्राम से अपन यहाँ पे एक लाइन डायग्राम बना रहे हैं, उसको आप लोग कॉपी करें पहले तो। और इसमें जो खास खास बातें हैं उसको हम लोग मेंशन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू उसको एक बार समझेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आपका आता है। जी। हाँ। हाँ, कार्बन वाले को ही काउंट करते हैं, मैं लिखा भी था, कनेक्टेड कार्बन लिखा है हमने शुरुआत में। एच की डिग्री के आगे लिख, क्या लिखा है? डिपेंड्स ऑन, लिखा है तो देख एक बार पढ़ इसको एक बार। डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ नेबरिंग कार्बन लिखा है। हम्म।
एक टेबल है जो कि 11th एनसीईआरटी में है, आपको पढ़ाई भी गई होगी, नहीं भी पढ़ाई की हो तो मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी की एक टेबल को लिखा है। इसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओपन और रिंग। ओपन रिंग हम जानते हैं, ओपन कंपाउंड्स हैं, इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इसके दो पार्ट हैं, सैचुरेट और अनसैचुरेट। सैचुरेट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें केवल कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। उसका एग्जांपल है पैराफिन्स, मतलब एल्केन। और कभी कार्बन कार्बन के बीच में अगर पाई बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड को अनसैचुरेट कंपाउंड कहते हैं। आपके सामने दो एग्जांपल हैं, एक तो है डबल बॉन्ड, एक है ट्रिपल बॉन्ड। डबल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो होता है उसको नाम है ओलिफिनिक। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उसका नाम होता है एस्टेलाइनिक। तो यहाँ पर ये समझाया मैंने। रिंग कंपाउंड के दो पार्ट है, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के भी दो पार्ट है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड को अपन जीओसीओ में पढ़ेंगे। एलिसाइक्लिक की जो कहानी है वो लिखा है मिनिमम 1 sp3 रिंग एटम। ये होता क्या है इसको फिर मैं समझाऊंगा, एक बार आप लिखो एक बार तो। अब साइक्लिक, इट इज साइक्लिक, एलिसाइक्लिक। नो, इधर देखते हैं। ये टेबल आप एक बार देखो, 10 बार देखो, 100 बार देखो, ये टेबल जो है ये तुम्हें बस ये याद तो हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं उखड़ पाएंगे। तो क्वेश्चन पहले करेंगे हम लोग। बात करते हैं यहाँ पर, ये एलिसाइक्लिक जो शब्द लिखा हुआ है, इसके क्वेश्चन जो है अगले क्लास के अंदर पहले में आएंगे। तो अभी हम लोग केवल इस पार्ट को समझने के लिए दो एग्जाम अभी करने वाले हैं। देखो एक बार इसका मतलब समझाता हूँ, क्योंकि कई लोग इसको समझेंगे नहीं। आपके सामने यहाँ पर एक कंपाउंड है, इधर। ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, बताइए क्यों? सारे यहाँ पर कार्बन से, ये रिंग 6 कार्बन से बनी हुई है। इसको बनाने में 6 कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारे के सारे कार्बन ही हैं। तो व्हाट वी से, ये आपका होमोसाइक्लिक है। ठीक है, होमोसाइक्लिक हो गया। देखो एक बार इधर। अब इस रिंग में ये एरोमेटिक की कहानी जीओसी1 में करेंगे। यहाँ पर तो एलिसाइक्लिक की बात आएगी, वो अगले लेक्चर में आएगी। तो अगले लेक्चर में तुम्हें क्वेश्चन मैं सेट दूंगा तो समझा रहा हूँ यहाँ पे है क्या कहानी। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है मिनिमम 1 sp3 एटम। यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? क्या sp3 है? क्या ये भी sp3 है क्या? अरे हाँ, है ना। अगर रिंग में कोई भी एटम एक भी sp3 आ गया, इसका मतलब हुआ कि वो कंपाउंड एलिसाइक्लिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एलिसाइक्लिक कहा जाएगा। तो ना यहाँ पर समझाया मैंने कि ये sp3 रिंग एटम का मतलब क्या है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इधर इधर, सैचुरेट कंपाउंड क्या होता है? बोलते रहो। अनसैचुरेट क्या होता है? लिखा है मैंने, इधर। लिखना मना है, देखो एक बार। आपके सामने 4 कंपाउंड हैं यहाँ पर। अगर इन चारों कंपाउंड से मैं तुम्हें कह दूं, बताओ मुझे बताओ सैचुरेट यहाँ पे कंपाउंड कौन सा है? क्या ए होगा? सी नहीं होगा। सी के पास पाई बॉन्ड है।
कार्बन कार्बन के बीच में देखना है आपको, तो इसलिए सी इसका आंसर होगा। क्या डी वाला भी होगा? डी में भी तो पाई बॉन्ड आ रखा है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। तो ना यहाँ पर ए और सी और डी तीनों ही यहाँ पर जो है वो सेचुरेट कंपाउंड है। अगर तुमसे मैं बोल दूं कि बताओ अनसेचुरेट कंपाउंड कौन सा है, क्या बी होगा? ना इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। उससे फायदा ये रहा कि सेचुरेट अनसेचुरेट की डेफिनेशन को हमने समझा। ठीक ना। दूसरा, आपके सामने एक कंपाउंड है, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ CN और यहाँ लगा रहा हूँ मैं आपका CHO। एक कंपाउंड मैंने आपको दिया बना के यहाँ पर। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पूरे कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हैं? तीन है ना? चार हो सकते हैं? क्या दो ही हैं? एक तो दिख रहा है यहाँ पर ये ना, ये CHO जो है वो ऐसा होता है, CH डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड है। कितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे? एक तो दिख रहा है और एक यहाँ पर सी जो है आपका साइनाइड है ये ना, ये ऐसा होगा। ओलिफिनिक बॉन्ड्स, ओलिफिनिक का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ना ये एक ही होगा। ना एसिडिक बॉन्ड कितने हैं? क्या ये एक ही है? ये आपका ये है कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, अगर मैं आपसे कह दूं बताओ यहाँ पे कुल कितने पाई बॉन्ड्स होंगे? सिक्स होंगे। एक तो ये रहा, दो ये रहे, एक ये रहा और एक दो यहाँ पर, तो सिक्स नहीं हो जाएंगे? तो क्वेश्चन एक देगा आपका वो, और यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये चमका होगा। आज का लेक्चर समझ में आपको आया? अगले लेक्चर में रिवाइज करके आना। हम लोग इस पार्ट के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लिखो इसको एक बार तो। हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा प्लस लॉन पेयर। लॉन पेयर लोकलाइज या डी लोकलाइज वाला? लोकलाइज वाला यूज करते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन की बात करते हैं, तो जितने कार्बन से वो कोई पर्टिकुलर कार्बन कनेक्ट होता है वो उसकी डिग्री होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हाइड्रोजन की अपनी डिग्री होती है? वो अपनी डिग्री के लिए किस पे डिपेंड करता है? नजदीकतम या कनेक्टेड कार्बन की डिग्री पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट टाइम में रिवाइज करके आएंगे हम लोग, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।